इस चर्चा में उपस्थित नागपुर महानगर के आदरणीय अध्यक्ष, हमारे मित्र श्री प्रवीण दटके जी, विधान परिषद सदस्य, जिन्होंने आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत किए, इस अर्थ संकल्प के बारे में जो अच्छाई है उस पर अपना मत व्यक्त किया, ऐसे आदरणीय नागपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री रानड़े जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रिय देशभक्त भाइयों, युवा साथियों और बहनों, जब मैं आया तो मैं मराठी में भाषण करना है ये सोचकर यहाँ उपस्थित हुआ, पर हमारे मित्र गिरीश व्यास जी जिससे भी परिचय करवाते थे वो हिंदी में ही बात कर रहे थे। तो गिरीश जी से मैंने पूछा कि भाई मुझे मराठी में इस विषय पे चर्चा में बात करनी है या हिंदी में, तो गिरीश जी ने कहा कि कुछ हिंदी कुछ बात मराठी में करनी है। सही तो अर्थसंकल्प के बारे में सर्वसाधारण रूप से ये अर्थसंकल्प के प्रमुख मुद्दों पे चर्चा करना, ये सोचकर मैं आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे बड़ी मात्रा में हमारे व्यापारी और उद्योजक भाई है। विश्व गौरव, देश गौरव, युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अर्थ संकल्प प्रस्तुत करने में बहुत सारे बदलाव हो गए। जैसा कि आपने देखा, पहले रेलवे बजट आता था, माजी मंत्री सुरेश प्रभु जी ने रखा हुआ 2016-17 का रेलवे बजट ये आखिरी बजट रहा। पहले बजट में लोग क्या ढूंढते थे? क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, मैं कहां हूं, अगर वो विधानसभा सदस्य है तो मेरा मतदार संघ कहां है, और कुछ थोड़े बड़े नेता है वो अपना राज्य कहां है। मगर इनमें से कोई भी व्यक्ति मेरा देश कहां है इस बारे में अर्थसंकल्प में कभी भी ढूंढता नहीं था। मोदी जी आने के बाद यह प्रमुखता से बदला हुआ है कि रेलवे बजट में चंद्रपुर से नागपुर ट्रेन शुरू हुई तो वही छप के आता था। 10-12 ट्रेन की घोषणा होती थी, फिर कभी तो भी साल में वो शुरू होती थी। अब ये जो रिटेल मार्केट बजट में रहता था, ये रिटेल मार्केट बंद हो गया। अब शुरू होती है एक साथ में 100 वंदे मातरम ट्रेन की घोषणा, वंदे भारत की घोषणा। अब होता है कि बजट में पिछले साल से 9 टाइम्स मोर, 9 गुना ज्यादा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा राज्य सरकार कोई भी हो, हर राज्यों में ये पैसा खर्च करते हुए रेलवे प्रवासियों को आनंद समाधान की यात्रा होगी, ये सोच अर्थसंकल्प में होती है। अर्थसंकल्प में पहले तो कुछ राशि का आवंटन होता था, मगर अब पहले संकल्प होता है, उसको अर्थ की मदद की जाती है, वो अर्थ संकल्प होता है। फिर हमने अर्थ संकल्प में क्या देखा? हमने देखा कि हमारे पिछले कुछ वर्षों के अर्थ संकल्प में एक संकल्प जिसके नीचे सब कुछ आएगा, वो संकल्प था कि भारत देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़नी चाहिए। अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर हमारा देश बढ़ेगा तो हम कुछ दिनों में तीसरे नंबर पे आ सकते हैं। 2011 में जब चिदंबरम जी ने अर्थसंकल्प रखा
तो हम 10वें नंबर में थे। 2014 26 मई को नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए, हम कहा है आज 5वें नंबर पे आए हैं। तो हमारी जो अर्थसंकल्प प्रस्तुत करने की बात, वो एक व्यक्ति का, एक पार्टी का, एक समूह का, एक वर्ग का, एक जाति विशेष का, एक धर्म का समाधान नहीं, तो समाधान देश के हर वर्ग का होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ये अर्थसंकल्प की और हमने देखना चाहिए। अब ये अर्थसंकल्प में क्या है? एक तो सहजता है, सुगमता है, सरलता है। दूसरी अर्थसंकल्प की विशेषता क्या है, जिसका अभिमान मुझे होता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हमने महाराष्ट्र में की वो बाद में केंद्र में गई। जैसा मैंग्रोव प्रतिष्ठान हमने किया, अभी की बजट में देश के हर राज्य को मैंग्रोव प्रतिष्ठान बताया गया। हमने अर्थ मंत्री होने के बाद महाराष्ट्र में पहली शुरुआत की कि अधिकारियों से, लोगों से, जनता से सजेशन लेने की। मंत्रालय में हमने बॉक्स रखे, ईमेल के माध्यम से सजेशन मंगाए, और बहुत अच्छा सजेशन अगर कोई देता है तो उसको 10 लाख रुपए की राशि का पुरस्कार भी घोषित किया। यही बात अब केंद्र में भी शुरू हुई। अब केंद्र सरकार ने भी बजट बनाने के पहले देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक हर भारतवासी को अपील की, आह्वान किया कि देश की प्रगति के लिए आपको अगर कोई सजेशन देनी है, सूचना देनी है, तो आप दे सकते हो। उसके बाद भी जब विरोधी पार्टी के नेता टीका करते हैं, तो मेरा तो विरोधी पार्टी के उन नेताओं को पहला प्रश्न होता है कि आपका तो देश पे प्रेम है ना, तो आपने क्यों राह देखी? आपको लगता था कि ये बजट में ये काम होने चाहिए, ये घोषणाएं होनी थी, तो आपने तो कभी जाके सजेशन देना था। आपने तो सजेशन नहीं दिया। आप तो उस ट्रैफिक पुलिस की तरह है कि पेड़ के नीचे खड़ा रहना, फिर कोई टेबल सीट दिखता है तो नोट अपने जेब में अंदर डालना। ऐसे जो कुछ लोग होते हैं, वैसा क्या आपका काम है? क्या देश के प्रति आप पे कोई दायित्व नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है? मैंने कल मुंबई के एक नेता की बात सुनी, वो कह रहे थे बजट के बाद कि मुंबई को किस नहीं मिला। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब देश को सब मिल रहा है तो उसमें भी मुंबई है, और आप देश के बारे में नहीं सोचते हो। ऐसा नेतृत्व हो सकता है किसी का कि देश के बारे में नहीं सोचना, मैं अपने गांव के बारे में सोचूंगा, मैं अपने शहर के बारे में सिर्फ सोचूंगा, देश के बारे में कौन सोचेगा? कभी कभी लगता है कि साक्षर निरक्षर के साथ एक अनपढ़ साक्षर, ये भी एक वर्ग तैयार हुआ जो अर्थ संकल्प रखने के बाद ये सारे बाहर आ जाते हैं। अब हम इस अर्थ संकल्प की और देखते समय और 3 बातों की तरफ देखनी चाहिए। पहला ये कि जो माननीय मोदी जी आने के बाद क्या सिर्फ घोषणाएं हुई कि सही में कुछ बदलाव हुए? अब बदलाव हुए या नहीं, ये देखने के लिए हमको पहली बात क्या करनी होगी? तो जैसा हम विद्यार्थी के नाते परीक्षा लेते हैं तो किसी को पहला देते, दूसरा, तीसरा, मार्कों के आधार पे, गुणों के आधार पे हम उसका मूल्यांकन करते, आकलन करते और नंबर देते हैं। अब हम मोदी जी आने के बाद जितने बजट रखे गए, क्या ये आउटपुट इन्होंने दिया है? बजटों ने जो आवंटन किया गया, जो प्रावधान रखे गए, इसके आधार पे क्या देश में कुछ बदलाव हुआ है? अब पहला बदलाव तो मैंने बता दिया कि हमारी इकोनॉमी 5th नंबर पे गई। फिर बाकी बदलाव ठीक है, इकोनॉमी 5th नंबर पे गई, मगर देश में ये सही में बदलाव हमें नजर आते हैं क्या? तो इन आंकड़ों की तरफ मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा। मोदी जी आने के पहले 15 अगस्त 1947 से
26 मई 2014 तक टोटल वर्ष है 66 ईयर्स, 66 वर्ष 9 महीने 11 दिन। ये एक कालखंड हो गया। इसमें अटल जी का भी थोड़ा कालखंड है। अब ये 66 वर्ष 9 महीने 11 दिन बनाम 8 वर्ष 8 महीने 9 दिन, ये आज पूरे हो गए। 8 वर्ष 8 महीने 9 दिन ये आज पूरे हो रहे। अब ये 8 वर्ष में विशेषता क्या रही है? आप जानते हो कि देश की सबसे बड़ी योजना जिसमें कोई देश का व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, कोरोना के इस बुरे काल में जब लोग लॉकडाउन और क्वारंटाइन हो गए, कोई भूखा नहीं होना चाहिए। विश्व में सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्र प्रमुख भ्रमित हो गए, द्विधामन स्थिति में चले गए। कई अपने देश के मुख्यमंत्री रोज रोते रहे, तब भी एक व्यक्ति निश्चय के साथ कर्मयोगी बनकर अपने देश की चिंता कर रहा था। उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2.25 लाख करोड़ खर्च करते हुए 2.25 लाख करोड़ खर्च किए, 23-28 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। कोई देश ये कर नहीं पाया। हमारी देश की ओर कौन सी नजर से देखे जाता है? ये पिछड़ा है, पिछड़ा है, पिछड़ा है। आप सोचो, आज ये क्षण में जो देश अपने आप को बहुत प्रगत मानते हैं, मैंने आज के आंकड़े निकाले। हमारे यहाँ कोरोना के भारत देश में अभी एक्टिव पेशेंट है 1342, 1342 हमारे देश में, जो पिछड़ा है और जो बहुत प्रगत है। अब चाइना तो आंकड़े देता नहीं, मैंने दूसरे साइड से निकाले, क्योंकि चाइना के अगर अंदर आप जाओगे तो चाइना छुपाता है। ये जो सी फॉर चाइना और सी फॉर कांग्रेस, ये दोनों की भी छुपाने की आदत है। चाइना में दूसरे साइड से मैंने देखा तो आज के दिन 20,23,904 कोरोना पेशेंट्स है। जापान छुपाता नहीं, जापान के साइड पे गया, 21 जनवरी से 3 फरवरी तक के 7,71,741 पेशेंट्स है। अब आप एक बात सोचो कि हमने जो माननीय मोदी जी ने स्लोगन दिया था, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का स्लोगन था, जय जवान जय किसान। हमारे शब्द अटल बिहारी जी आए, उन्होंने शब्द जोड़ा जय विज्ञान। मगर मोदी जी आने के बाद जो शब्द जोड़ा, उसकी वजह से कोरोना को हमने नियंत्रित करने का काम कर सके। वो शब्द था जय जवान जय किसान जय विज्ञान को शब्द जोड़ा गया जय अनुसंधान। और यही जय अनुसंधान के आधार पे आज 220 करोड़ 56 लाख 56 लाख ये वैक्सीन हमारे देश ने दी। अब अगर बजट में अनुसंधान को टारगेट नहीं किया गया होता, 2014 से हमने इस विषय की गंभीरता को समझा नहीं, तो शायद आज हम भी 21 जनवरी से 3 फरवरी के आंकड़ों में 1342 नहीं रहते थे। आपको याद होगा स्वर्गीय राजीव गांधी जी का एक प्रसिद्ध वो वाक्य भाषण का कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पूछते हैं। नहीं 15 पैसे, 5 नहीं, क्योंकि मैं 4 बार पढ़ के आता हूं, क्योंकि अर्थमंत्री के आंकड़े गलत हुए तो गड़बड़ हो जाती।
हाँ, उसके बाद शायद राहुल जी ने कहा होगा हमारे सरकार में 1 रुपया भेजता हूं तो 3 पैसे पहुंचते, बाद में और बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया था। मगर मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते थे। क्या किया अर्थसंकल्प में? डिजिटल भारत ये स्लोगन नहीं था। डिजिटल भारत ये देश के बदलाव के लिए सोची समझी हमारे बजट के प्रोविजन करते हुए डिजिटल भारत, भारत नेट, रुपी, एक बड़ी सोच थी। क्या हुआ उसका नतीजा पता है आपको? हमने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर करने की काम शुरू किया। 22 लाख करोड़ रुपए नो लीकेज सीधा लाभार्थी के अकाउंट में जा रहे। और आपको विश्वास नहीं होगा, सिर्फ एक बात, एक सोच हमारे देश को इतना फायदा पहुंचाती है। तो 22 लाख करोड़ जब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हुए, 2,22,000 करोड़ जनता के पसीने के टैक्स के बच पाए। हर घर जल योजना, हमने कभी मां के, मौसी के, नानी के, दादी से ये तो बहुत बार सुना है कि पानी पिलाना ये सबसे बड़ा पुण्य काम है, मगर कांग्रेस वाले पुण्य करने के लिए कभी कोशिश करते ही नहीं थे। माननीय मोदी जी आए, आप सोचो कि स्वाधीनता के बाद इस देश में 3.23 करोड़ कनेक्शन दिए गए और 3 वर्ष में कितने दिए गए पता है? 6 करोड़ 29 लाख नए कनेक्शन दिए गए। यानी 3 वर्ष एक तरफ, 72 वर्ष एक तरफ। क्योंकि माननीय मोदी जी ने कुछ बातें तय की। बातें यह है कि एक भय मुक्त भारत, तो आपने देखा कि भय मुक्त भारत में आतंकियों की जो घटनाएं की, अब वैसे देखा जाए तो 0 पे आ गई है। क्योंकि आतंकवादियों को यह ध्यान में आ गया कि ये मोदी जी है, बात कम करता है, गुद्दे ज्यादा लगाता है, गोली कम करता है, गोली ज्यादा चलाता है। तो भय मुक्त भारत ये संकल्प किया। भूख मुक्त भारत के संकल्प में देश की आर्थिक व्यवस्था में, अर्थ संकल्प में प्रोविजन रखी। आतंक मुक्त भारत किया, विषमता मुक्त भारत की और हम जा रहे, जो मैं आंकड़े बताऊंगा आगे। विश्व कप्तान भारत ये संकल्प है। रोजगार युक्त भारत ये संकल्प है। समरसता युक्त भारत, समता युक्त भारत। और ऐसे समय में जब दुनिया अपने अपने देशों में चिंतित है, श्रीलंका में क्या हुआ? पाकिस्तान में 75% पाकिस्तान अंधेरे में है, पीने को पानी नहीं है। कितने वीडियो आप देखते होंगे, आपने भी देखा होगा वहां की महिलाओं के वीडियो। हमारा देश ब्रिटेन में पाव की कीमतें 4 हो गई। जो ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था कि उसके सूर्य का कभी अस्त नहीं होता, इतना साम्राज्य है वो ब्रिटेन। मगर ऐसे समय भी हिमालय जैसी ही आत्मविश्वास के साथ माननीय मोदी जी ने ये अर्थसंकल्प हमें दिया है। कितने शौचालय बनाए? मुझे याद है, मैं 16 मार्च 1995 में पहली बार जब विधानसभा में चुन कर आया, कभी भी कोई भी गांव में मैं सवेरे नहीं जाता था, क्योंकि सवेरे जाना यानी मूर्ति गाड़गे बाबा के विचारों पे चलने वाला एक देश का प्रधानमंत्री है, जो स्वच्छता के बारे में गंभीरता के साथ पैसे उपलब्ध अर्थ संकल्प में देता। पर्यावरण पे बात करने वाले बहुत देखे। उज्ज्वला गैस योजना 9,49,69,944 दी है। किसान के बारे में भाषण देने वाले बहुत हुए।
कोई भी निबंध हम लिखते हैं भारत मेरा देश है, इसके आगे लिखते हैं भारत ये कृषि प्रधान देश है। और कोई पिछली सरकार में कभी लगा नहीं। ये सरकार ने डायरेक्ट किसानों के 11 करोड़ 2 लाख किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे देने का काम शुरू किया। अभी तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा, आंकड़ा अगर गलत नहीं तो 2,25,000 करोड़ ये किसानों के अकाउंट में दिए। और 2009 में पिछली सरकार ने एक बार दिए थे पैसे, 56,000 करोड़ की घोषणा की। घोषणा करने के बाद इतने बोर्ड लगे, बाद में 56,000 करोड़ तो दिए नहीं, उसमें भी गफलत करके रखी, उसमें भी पैसे देते हुए अपने ही बैंकों का फायदा किया। और ऐसी शाबाश की खुद की हाथों से दे रहे थे कि हाथ भी बार बार कह रहा था कि अब मैं दर्द होना शुरू हुआ है। मगर यहां पे तो डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम शुरू किया है। बीमा कवर, लोग सामाजिक सुरक्षा की बात करते रहे, बीमा कवर में कल ही बजट में 1 तारीख में बड़ा 44 करोड़ 60 लाख लोगों को बीमा कवर है। जनधन अकाउंट, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि देश में स्वाधीनता के बाद 2014 तक इतने लोग होंगे कि जिनका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है। क्या नेता है कि जिन्होंने सोचा कि पहला काम मुझे करना है, पहला काम इस देश में हर नागरिक का एक तो भी अकाउंट होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि जनधन खाते आज 47 करोड़ 80 लाख ये अकाउंट निकले 8 वर्ष में। ये कांग्रेस के राज में नहीं हुआ। आयुष्मान भारत योजना, युगांडा के फाइनेंस मिनिस्टर मेरे साथ एक हमारे प्राणियों के बारे में कि हम उनको टाइगर देंगे, हमको वो गोरिल्ला दे, इसलिए हमारी एक मीटिंग हुई, क्योंकि गोरेवाड़ा में हमको कुछ प्राणी चाहिए। तो वो तो आयुष्मान भारत योजना के आंकड़े सुनकर तो ऐसा बिना पिए नशा आए जैसा करने लगा था। आयुष्मान भारत योजना में आप सोच नहीं सकते, अभी तक तो 18 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए गए, 1 करोड़ 2 लाख लोगों पे इलाज हुआ। और आज तक इस विषय को लेकर 1 लाख 2 करोड़ का खर्चा हुआ और 3 करोड़ 28 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला। विश्व की सबसे बड़ी योजना की। क्रॉप इंश्योरेंस 10.25 करोड़ किसानों को फायदा दिया गया। डेवलपमेंट, ये इकोनॉमी बजट का टारगेट होना चाहिए। अब आपको और सुनकर आंकड़े आश्चर्य होंगे, इस स्वाधीनता के बाद एक एम्स हॉस्पिटल बना था। अटल जी आने के बाद उस एम्स में 6 की बढ़ोतरी होकर 7 हुए, और मोदी जी आने के बाद 8 वर्ष में, यानी 66 ईयर्स में 7, और 8 वर्ष में उसमें 15 की बढ़ोतरी हुई। अब एम्स हॉस्पिटल हुए 22। यह अर्थसंकल्प होता है। ये अर्थसंकल्प में हम क्या ढूंढते हैं? मेडिकल कॉलेज स्वाधीनता के बाद 387, मोदी जी आने के बाद उसमें बढ़ोतरी 209 की हुई, बराबर की हुई, यानी 66 साल बनाम 8 वर्ष। सॉइल हेल्थ कार्ड, कोई सोच नहीं सकता कि मट्टी में भी एक जीवन है। जिस मट्टी में हमें जाना है उस मट्टी के बारे में भी अभी 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसको हम मृदा कार्ड बोलते, वो दिए। इनकम टैक्स रिटर्न, हमेशा बजट में यही सोचा जाता है कि इनकम टैक्स में छूट कितनी, और सिर्फ इतना सोचकर नहीं होगा, ये तो टेम्पररी मेजर है। हमारा काम तो यह है कि इस देश का हर परिवार इनकम टैक्स पेयर बने। तो आपको आश्चर्य होगा कि 2014 तक
3.8 करोड़ इनकम टैक्स पेयर थे, अभी उसमें बढ़कर 6.8 यानी 3 करोड़ 8 वर्ष में इनकम टैक्स पेयर हो रहा। इसका मतलब ऐसा है कि हमारी दिशा आगे बढ़ रही है। आईआईटी एजुकेशन के बारे में 66 वर्ष में 16 बने और 8 वर्ष में 7 बने। एक साल में एक आईआईटी बन रहा है। ट्रिपल आईआईटी जिसमें से एक नागपुर में है, 6-7 साल में 9 बने और 8 साल में उसमें बढ़ोतरी हुई 25 की। आईआईएम स्वाधीनता के बाद 6-7 साल में 13 बने और यहां पे 13 में बढ़ोतरी होकर अब 20 हुए। हर साल एक आईआईएम बन रहा है। यूनिवर्सिटी स्वाधीनता के बाद 2014 तक 723, 8 वर्ष में उसमें 320 की बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े मैं क्यों कहेगा हूं आपको, क्योंकि हम अर्थसंकल्प में सिर्फ कितना आवंटित किया हुआ निधि है उतना देखकर काम नहीं चलेगा। हमें यह भी देखना होगा कि इसमें हमें आउटपुट क्या मिला और विशेषता और क्या है अर्थसंकल्प में। तो निरंतरता। एक विषय अगर तय होता है, जैसा हम सोचेंगे कि हमारे देश के उद्योग के बारे में क्या है, क्या निरंतरता है। देखो, सोचा गया, वन विंडो सिस्टम की गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया, एमएसएमई को स्पेशल प्रोटेक्शन हब दे दिया, प्रोटेक्शन के कानून बनाए गए, उद्योग करने वाले को उद्योग करना कम और कानून के फॉर्म भरने का ही काम रहता था। मोदी जी ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कानून के बदलाव करो। महाराष्ट्र में भी कानून में बदलाव किए गए, कई कानून में बदलाव यहां पे किए गए। हमारे उद्योग आगे बढ़े इसलिए सूत्र दिया गया कि हमने जीरो इंपोर्ट में जाना चाहिए, तो सूत्र दिया जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इंपोर्ट। क्या सूत्र होगा? तो जीरो इफेक्ट में हम उद्योग भी चलाए मगर वसुंधरा का भी रक्षण करें, उसमें कोई उसका बुरा परिणाम नहीं होना चाहिए, असर नहीं होना चाहिए। उद्योग को अच्छा स्किल मिले करके स्किल इंस्टीट्यूशन किए। परसों के बजट में चौथा टप्पा शुरू किया गया। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वस्तुओं को प्रमोट करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कई निर्णय किए गए। गति शक्ति के आधार पे ये बात सोची गई। आप भी जानते हो कि कांग्रेस के लोग हमेशा कहते थे कि यूरोपियन अच्छे, अंग्रेज अच्छे, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी, उनका सब कुछ अच्छा। मुझे आज भी याद है एक कांग्रेस नेता ने हमारा जनरल नॉलेज बिगाड़ते हुए कहा था ये क्लस्टर जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये तो 1910 में ब्रिटेन के किसी व्यक्ति ने किया। मैं मन में सोच रहा था और ये तो हमारे पास का है क्लस्टर। अगर मैं सोचूं ये क्लस्टर हमारे देश में कहां कहां है, तो क्लस्टर तो हमारा है। अलीगढ़ का तागा क्या है, लुधियाना की साइकिल क्या है, आगरा का पेठा क्या है, ईरोड का बटर क्या है, शिवकाशी के फटाके कहां है, हमारा क्लस्टर था। कानपुर, कन्नौज का इत्तर, लुधियाना की साइकिल, मुरादाबाद का ब्रॉस, सेलम का साबुदाना। मगर उसको कभी सोचा नहीं गया। माननीय मोदी जी ने वन प्रोडक्ट वन स्टेशन, पेटेंट में हमारा देश आगे जाए। पहले तो हमारे देश में ये बात को कोई गंभीरता से सोचता नहीं था। अगर 2010 को मैं सोचूं तो 6000 पेटेंट 7000 पेटेंट के आगे नहीं जाते थे। अमेरिका 3 लाख 4 लाख पेटेंट लेता था। मोदी जी ने कहा नहीं, मेरा देश भी रिसर्च में कम नहीं है, हमारा देश कहीं पीछे नहीं है, इसमें सहजता सुलभता लानी चाहिए। तो अब हमारा देश भी 32,000 33,000 34,000 पेटेंट तक पहुंच गया। इतना ही नहीं है, स्टैंड अप स्टार्टअप, आपको शायद पता नहीं होगा, मुझे बीच में देवेंद्र जी ने कहा अपने बजट में मुद्दों के आधार के लिए कुछ मुद्दे लिखना है, और मैंने कहा कि हमने भी उद्योग में अभी ज्यादा
क्योंकि जॉब सीकर और जॉब क्रिएटर की लड़ाई खत्म होनी चाहिए। अब जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर निर्माण करना ये हमारी आवश्यकता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो देश में हम विषमता मुक्ति के मार्ग पे चल नहीं पाएंगे। चंद लोग अमीर रहेंगे, बाकी लोग जो है वो संघर्ष की भावना से हमेशा काम करेंगे। जैसा आपने देखा कि घर में पंतप्रधान आवास योजना में 3 करोड़ 22 लाख बनाए। नहीं तो पहले तो भारत मेरा देश है ये प्रतिज्ञा तो सब लेते थे और उसके मन में भावना रहती थी कि भारत माता माजी है, लोगों ठेवाएगा जगह नहीं, मेरी माँ तो है, सर रखने की कोई जगह नहीं है। तो 3 करोड़ 22 लाख मकान ये वहां से बनाए गए। एक बात मैं निश्चित रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, एम फॉर मदर ये अपने बच्चों का कभी नुकसान नहीं होने देती और एम फॉर मोदी ये कभी देश का नुकसान नहीं होने देंगे। और इस दृष्टिकोण से जो बजट रखा गया उसका एक विशेषता और आपने देखी होंगी। बहुत लोग कहते हैं कि बजट आएगा ये चुनावी बजट रहेगा। नहीं, मोदी ने कहा कोई चुनावी बजट नहीं, चुनाव जीतने के लिए बजट नहीं रखा जाएगा, ये तो लोगों के दिल जीतने के लिए रखा जाएगा। ये चुनाव प्रिय खुर्ची प्रिय बजट नहीं होना चाहिए, राष्ट्र प्रिय बजट होना चाहिए कि मेरा राष्ट्र ये आत्मनिर्भर बने, मेरा राष्ट्र ये विश्व का गुरु बने, विश्व का कप्तान बने, इसलिए करना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से फिर क्या किया जो पहले की सरकारें नहीं कर सकी। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। कोई भी देश के आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण बात क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, पायाभूत सुविधाएं। कितना खर्च हुआ था 2004 से 2014 तक? 49.20 लाख करोड़, 49.20 लाख करोड़ 10 साल। मैं आज आंकड़े निकाल रहा था कि 14 से कितना हुआ, तो 2014 से 2023 तक 9 वर्ष में 107.40 लाख करोड़ हुआ, दुगना हुआ। और इस साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे गए हैं वो 10 लाख करोड़ में इसमें ऐड कर दूं तो एक तरफ है 49.20 लाख करोड़ ये 10 वर्ष में, और अभी के 10 वर्ष में यानी अगला चुनाव जब 24 का होगा तो वो 24 के चुनाव में 117.40 लाख करोड़। मोदी जी की सोच देखो, गति शक्ति हो, रोड हो। माननीय गडकरी जी आने के वो तो दोनों में समा होता है, एक का नाम नितिन है, दूसरे का नाम नरेंद्र है, दोनों भी एन से है। वो न्यूटन हो, नरेंद्र हो, नितिन हो, एन से शुरू होने वालों का स्पीड बहुत अच्छा होता है। अभी रोड में 2011 तक जितना काम हुआ उसको अगर मैं 100 मार्क देता हूं तो अभी उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई पता है? 185%, 185 यानी डबल। हम कार्गो में अगर मैं 2011 को मापदंड में लेता हूं उसमें 100 अगर पकड़ता हूं तो उसमें अभी 84%, 84 यानी नजदीक पास दुगना बढ़ गया है। संकल्प क्या है? एक ही संकल्प। मोदी जी का संकल्प क्या है? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये भाषा के साथ हो जाते हैं। फिर भी कुछ लोगों को बजट समझ में नहीं आता, तो उसका कारण सीधा है। वो संस्कृत में बड़ा एक सुंदर वाक्य है, माकड़ास पुच्छतीन हत्तीस दंतसा। अब पढ़ने वाले ने अगर ऐसा पढ़ा माकड़ास पुच्छतीन तो कंफ्यूज हो जाता, उसको लगता था माकड़ को पुच्छ 3 कहां से आए, और हाथी को दंत 6, हाथी को 6 दंत कहां से आए। पढ़ने की गलती होती है, उसमें पढ़ना ऐसा पड़ता है माकड़ा से पुच्छ 3 हत्ती से दंत 6। तो माकड़ बंदर को एक ही पुच्छ होता है, हत्ती 3 हत्ती को दंत 6। ये पढ़ने की एक आदत, मगर ये
ये कुछ पार्टी के लोगों को नहीं है और उससे बहुत सारे प्रश्न जो है ये निर्माण हुए। अभी हम इस बजट की ओर जाएंगे कि इस बजट में हमें क्या क्या मिला, क्या करने की सोच है। पहली बात तो पहली सोच है कि अगर आज मैं देखूं तो हमारा देश ये 5वें नंबर पे है, मगर 5वें नंबर पे डिफरेंस बहुत है। पहले नंबर पे अमेरिका, अगर इस साल का उनका बजट अगर काउंट करते हैं तो वो जाएगा $25.035 ट्रिलियन पे। चाइना अगर इस साल का उनका भी संकल्प हम सोचते हैं तो $18.321 ट्रिलियन पे जाएगा। जापान 4.301, जर्मनी 4.031 और पिछले साल हम 3.20 मिलियन से अब बढ़ेंगे 3.469 पे हम जाएंगे। काम तो बहुत करना है। ब्रिटेन तो हमसे पीछे है, फ्रांस पीछे है, कनाडा पीछे है, रशिया पीछे, इटली पीछे। इसलिए इस बजट में उस दृष्टिकोण से कुछ बातें तय की गई कि हमें क्या करना है और उसको लेकर ही आपने देखा होगा कि कौन से मुद्दों पे उन्होंने ध्यान दिया। टूरिज्म भगवान ने हमको भर भर के दिया है। अगर हम ये भगवान का देश माने तो भी कोई, मुझे लगता है कि एकदम सच बात होगी, क्योंकि बाकी कोई भी देश में चले जाओ कुछ ना कुछ भगवान की नाराजगी है। अगर ब्रिटेन में चले जाओ तो कभी 4 बजे सूर्योदय होता है, रात को 10 बजे सूर्यास्त होता है, कभी 8 बजे सूर्योदय होता है और शाम को 4 बजे सूर्यास्त हो जाता है। आप नॉर्वे में चले जाओ तो वहां पे 6 महीने अंधेरा है, 6 महीने उजाला है। हमारे देश में तो क्या 3 ऋतु है। सूर्य देवता भी सवेरे 6 के आसपास सूर्योदय होता है, शाम को 6 बजे के आसपास ही जब थोड़ा मिनट सेकंड बढ़ता है सूर्यास्त होता है। काम करो, आराम करो, सभी बातें भगवान ने हमको सिखाई है और बहुत अच्छी पर्यटन स्थल हमको दिए। जैसा मोदी जी ने कहा कि हम जब अमेरिका गए, अमेरिका के प्रेसिडेंट को हमने पूछा कि एक हमको 2-3 हजार वर्ष पुरानी कोई बात बताइए। अमेरिका ने कहा हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है कि जो 2000 वर्ष पुरानी बनाई हुई है। कोई भाषा बताइए। और मोदी जी ने कहा कि सबसे विश्व की पुरानी भाषा तो हमारे पास है, तमिल। तो हमारे पास तो सब कुछ है। इसलिए इस बजट में उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटक और डोमेस्टिक घरेलू पर्यटक को उन्होंने कहा देखो अपना देश, ये स्लोगन दिया है कि हम अपने देश को जाने ना। और उस दृष्टिकोण से टूरिज्म ये सेक्टर को आगे ले जाने का उन्होंने निर्णय किया। जैसा पहले मैंने कहा, एक जिला एक उत्पाद, इस पे बहुत अच्छा काम होता है। यानी हम फिर जीआई भी उससे ले सकते हैं। तो इस विषय में भी उन्होंने इस को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। एक प्रमुख बात आपने देखा होगा कि कोई प्रधानमंत्री कितना संवेदनशील हो सकते हैं। ये तो उदाहरण तो हमने बहुत बार देखे हैं कि कहीं पे जाके किसी सफाई कामगार के पैर धोने वाला प्रधानमंत्री, कभी काशी विश्वनाथ का काम पूरा होने के बाद उन कामगार भाइयों के साथ खुर्ची ऐसी फेंक कर उनके साथ बैठकर खाना खाने वाला प्रधानमंत्री। तो वही सोच हमने देखी कि जो नाला सफाई करने वाले, जो गटर में उतरने वाले लोगों ने नहीं, अब ये सभी काम यांत्रिकीकरण के माध्यम से होगा। तो आप सोच सकते हैं कि नाले सफाई करने वाले कामगार से लेकर उद्योगपति तक हर व्यक्ति इस बजट में। हम पहले भी विश्वगुरु रहे हैं। 1750 में आपको यह सुनकर अभिमान भी होगा और चिंता भी होगी। अभिमान इस बात का कि 1750 के जो रेफरेंसेस मिलते हैं तो देश के हमारी आमदनी विश्व में ये चौथाई थी, यानी 24.4% ये हमारी आमदनी थी, जो स्वाधीनता आते आते 4.2% पे आई। यानी हम कभी गरीब नहीं थे और इसीलिए वर्णन करते थे सोने की चिड़िया
दूध की नदियां, डाल डाल पे सोने की चिड़िया, ये बाकी देशों का कोई वर्णन थोड़ी होता है ऐसा, ये सिर्फ हमारे देश का होता है। और उसी को आगे ले जाने के लिए फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, एक संकल्प होना चाहिए। क्या संकल्प होना चाहिए? 1 वर्ष का बजट नहीं, हमारा अमृत काल का ये पहला बजट, यानी क्या, तो आने वाले 25 वर्ष को हमने अमृत काल माना है। और ये 25 वर्ष का पहला बजट जिसमें हमने हर बात को तो ध्यान रखा ही है। अब हरित हाइड्रोजन मिशन को पैसा दिया, 2070 तक हम जीरो कार्बन होना चाहिए, यह हमने ध्यान किया। जैसे आवास की बात किया, 66% उसमें बढ़ोतरी की, 48,000 करोड़ पिछले साल थे, इस साल 79,000 करोड़ किए। किसान के लिए कई निर्णय किए, जिसपे मैं समय के अभाव में थोड़ा कम बातें करूंगा, पर जैसे कृषि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सोच ही नहीं सकता। 20 लाख करोड़ ये क्रेडिट फैसिलिटी के लिए जमा करना, फंड करना, 20 लाख करोड़। कृषि पे 65% के आसपास या 50% से 65% अपने अपने राज्य के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट है। पर किसी ने ये सोचा क्या कि कृषि के आधारित स्टार्टअप पे हम पैसा देंगे, कृषि पे आधारित स्टार्टअप देंगे। अभी यहां बड़े बड़े लोग इटाली से फूल मांगते, वहां तो कोई मौसम इतना नहीं, कभी कभी तो बर्फ होता है। सबसे सुंदर मौसम तो हमारे पास है। परसों में मनोज कुमार जी के सत्कार के लिए गया तो गाना मैंने वही बजाया, मेरे देश की धरती सोना उग गए हीरे मोती। तो हमारी भूमि तो हीरे और मोती और सोना उगने वाली है, तो उसमें बागवानी के लिए पैसे दे दिए, वैल्यू एडिशन का पैसा दे दिया। मत्स्य संपदा, ये बात किसी ने सोची नहीं, मत्स्य संपदा का विभाग अलग कर दिया, मत्स्य संपदा को पैसे दे दिए। हमारे देश की विशेषता है कि हमारा मिलेट, जिसको अब श्री धान्य का नाम दे दिया। आपको पता होगा कि अगला जो 2023 या अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर पूरा विश्व मना रहा है, ये कल्पना किसकी है? ये माननीय मोदी जी की कल्पना है, जिन्होंने 75 देशों के प्रमुखों को ये समझाया कि ये मिलेट है, ये श्री धान्य है, ये जो तृणधान्य है, ये हमारे हेल्थ के लिए सबसे बहुत इसमें पोषण की मात्रा है। अगर हम इसका उपयोग सही मात्रा में करेंगे तो भूमि की सुपीकता बढ़ेगी, किसान के चेहरे पे सुख समाधान भी आएगा और व्यक्ति का आरोग्य अच्छा रहेगा। तो 2023 ये मिलेट ईयर, और भारत ने इसको तय किया कि इसको हम श्री धान्य बोलेंगे। अनाज तो है मगर उसका सम्मान भी हमने बढ़ाना चाहिए। इस वर्ष पायाभूत सुविधा में 10 लाख करोड़ रखे गए हैं, अनुसूचित जाति जमाती के लिए पैसे रखे गए हैं कि जिसमें हम आगे जाए। फिर मेडिकल कॉलेज में रिसर्च, जैसा मैंने पहले शुरुआत में कहा, उसके लिए पैसे रखे गए। अध्यापक प्रशिक्षण के लिए पैसे रखे गए, क्योंकि आपको ये आंकड़े सुनकर बड़ा दर्द होगा कि कांग्रेस ने स्वाधीनता के बाद ओठों से शब्दों का उपयोग किया शिक्षा का, मगर आपको पता नहीं होगा कि अभी देश में 25 करोड़ अभी भी निरक्षर है। महाराष्ट्र में 1,75,00,000 लोग निरक्षर है। और हमारे यहाँ साक्षरता की डेफिनेशन बहुत बड़ी नहीं है। साक्षरता यानी ऐसी लकीर खींचने की, ग न प त इतना लिख दिया और पाइनएप्पल, एप्पल, वो बेर, सीताफल, ये चित्र को पहचान गया तो भी हम साक्षर हो जाते। उसके बाद भी 25 करोड़ लोग हैं देश में कि ये भी नहीं कर सकते कि लकीर खींच के ग न प त ऐसी हस्ताक्षर नहीं कर सकते वो आज। तो अध्यापक कॉलेज प्रशिक्षण की बात की, जो 157 मेडिकल कॉलेज है उसको जोड़कर नर्सिंग कॉलेज की बात की। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को 2.4 यानी 2.4 लाख करोड़ देने की बात की। रेलवे के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट 50 नए बनाने की बात की।
पहले लोग विदेश में जाते थे, आने के बाद यहाँ नेता लोग भाषण देते थे, हम सिंगापुर मुंबई को बनाएंगे, दुबई बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। बाद में 24 घंटे के बाद भूल जाते थे, 48 घंटे के बाद भूल जाते थे, और वो भूलते थे करके ही चुनाव आयोग 48 घंटे के तक की ही मर्यादा रखता है, उसके बाद ज़्यादा मर्यादा रखता नहीं। उसको लगता कि ये नेता भूलते वैसे ही 48 घंटे पे प्रभाव कम होके मतदाता भी 48 घंटे में भूल जाएगा, प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। मगर यहाँ पे आपने देखा कि गडकरी जी का काम हमने देखा है कि 95 से 99 तक मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, बारामती से शरद पवार जी 4 बार मुख्यमंत्री बने, मगर जब भी आते थे 4 बार कहते थे कि रास्ता बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। बनाने का काम गडकरी को करना पड़ा। जब नागपुर से कोई नेता मंत्री बनता है तब वो काम हुआ। मुंबई में 55 ये बने। जैसा मैंने कहा कि अब 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ओर ले जाना है, ये हमारे बजट में दिया। देखो छोटी छोटी बातें, शायद आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि 2000 से 2020 तक प्रदूषित अन्न खाने से अपने देश में 300 गुना लोगों की मृत्यु बढ़ी है। मैं यहां पूछना नहीं चाहता, मगर मैं एक सभा में ऐसे ही पूछा कि एक बार थोड़ा याद करो और आपके परिवार में किसी को कैंसर है क्या, उसने हाथ उठाना। पूरी सभा में से 80% लोगों ने हाथ उठाए। एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि ऐसी छोटी छोटी बातों को सोचता है कि ये जो विषारी अन्न है, इसीलिए पद्मश्री किसको देते हैं? पहले तो पद्मश्री सब हाई फाई लोगों को ही मिलते थे, अब पद्मश्री फटा हुआ धोतर पहना हुआ कोई गरीब आदमी भी लेता है। जैव विविधता बोर्ड मेरे पास है, एक अनपढ़ महिला आई जिसको पद्मश्री दिया गया, उसको बीज माता कहते, उसने जैव विविधता टिकाई है। विष मुक्त अन्न की बात हो रही है तो 1 करोड़ इस किसानों को लेकर विष मुक्त अन्न की बात होने की बात की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात की, नारी से नारायणी तक ये संकल्प था, उसके बारे में 81 लाख बचत गट को आगे बढ़ाने की बात कही है। और इसीलिए अमृत काल का जो ये वर्ष है, ये पहले वर्ष में एक संकल्प किया है और उसी आधार पे कई बातें हैं, क्योंकि इंटरेस्ट के बारे में कुछ बात है, रोजगार के बारे में, प्रोविडेंट फंड में अच्छा रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये कई वर्षों के बाद सबसे कम 5% तक आके बैठा है। सोशल सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है वो करीब 1516 में 9.1 लाख करोड़ में से सोशल सेक्टर में 21.3 लाख करोड़ तक सामाजिक यानी सभी समूहों को मदद करने के लिए बढ़ा है। हमारी रुपीस, पहले कोई भी देश में हम जाते थे वो बोलता था डॉलर को मैं ये कर दूंगा, अब रुपीस भी चलना शुरू हो गया है। हमारा G20 में हमारे देश के माध्यम से कई अपेक्षा की जा रही है। सूक्ष्म MSME के जो पैसा दिया जाता था उसमें भी पिछले साल से 30% से ज्यादा बढ़ोतरी करने का बात किया गया है। पूरे विश्व में जब सबके GDP की चिंता बढ़ रही है तब हमारा देश आगे जा रहा है, और उसका एक ही कारण है। इसका एक ही कारण है यह अर्थसंकल्प में, क्योंकि पहले के नेता ये सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में सोचते थे, चुनाव के बारे में सोचते थे। वो सहजता से कह देते थे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। बहुत पार्टी के नेताओं को उनके परिवार के लोग यानी देश के लोग लगते हैं, उनका परिवार यानी वो देश समझते हैं। ये ऐसा नेता है जो देश को अपना परिवार समझता है। कुछ पार्टी के नेताओं ने अपने परिवार को बसाने के लिए देश को छोड़ के भारत में आ गए, और ये ऐसा नेता है कि देश को बसाने के लिए अपने परिवार को छोड़ के समर्पण की भावना से देश की सेवा कर रहा है। अब यहां तो बड़ी मात्रा में व्यापारी भाई है, आपने भी ये देखा होगा, मैं भी GST काउंसिल का मेंबर रहा हूं, करीब 35 मीटिंगों में गया हूं। क्या विशेषता थी अरुण जेटली जी की या मोदी जी की कि जब कभी हमारे व्यापारी भाई जो है
समस्याएं तो हर क्षेत्र में है, मगर उसमें रिजिडिटी कभी नहीं रखी, फ्लेक्सिबिलिटी थी। कई करों की रचना में बदलाव हो गए, कई नियमों में बदलाव हो गए, और अभी भी वो जारी है, क्योंकि कोई भी बदलाव एक बार तो नहीं होता, नहीं तो फिर तो सबसे आसान है एक बार बजट दे दो, फिर 100 साल बजट देने की आवश्यकता ही नहीं है। हर साल हम जब बजट देते हैं उसका कारण ही है कि व्यवस्था जो है, व्यवस्था की त्रुटियों को, उन्हीं जो है कमियों को दूर करने के लिए अगले बजट में हम कदम रखें, मगर उसकी निरंतरता है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। आज नतीजा क्या हुआ? आज कितना इजाफा हुआ जीएसटी में, कोई सोच नहीं सकता कितना इजाफा हुआ। अभी तो पाकिस्तान इतनी आर्थिक तंगी में है, जो पहले आतंकवादियों को मशीन गन लेके देता था, वो तो अब दीवार की टिकली फोड़ने वाली बंदूक भी नहीं दे सकेगा, इतना भीख मंगा हुआ है। और हमारा देश, अभी हम डिफेंस के बारे में, ये नागपुर में ही है, हमारे एक भाई है नोवेल ना क्या, सत्यनारायण नोवाल, क्या देश के लिए उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया है। यानी जो प्रोडक्ट हमको विदेश से लाना पड़ता था, अब हम विदेश को दे रहे हैं। कभी दवाई हम लाते थे, अब दवाई दे रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि हमारा देश जिस गति से आगे बढ़ाने की बारे में माननीय मोदी जी ये सभी अर्थ संकल्पों के माध्यम से काम कर रहे हैं, और मोदी जी की भावना बड़ी स्पष्ट है। जब 3,22,00,000 मकान बनते हैं, तो वही तो मोदी जी कहते हैं कि 3,22,00,000 मकान बनना, इसका अर्थ ऐसा है कि 3,22,00,000 लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास आज कुछ लाख की एक एसेट हो गई। जब मकान बनता है तब कई लोगों को काम मिलता है। जब मकान बनता है तो देश के सीमेंट और ईंट उत्पादन को बढ़ोतरी मिलती है। एक मकान बनता है तो कई लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी का फायदा होता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्ट करती है तो उसका परिणाम 12 टाइम्स होता है। यानी जब हम 10 लाख करोड़ पायाभूत सुविधाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करेंगे, तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ने में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। जब मैं पहले नया मंत्री बना तो मुझे आज भी याद है कि मैं नया मंत्री था। हमारे सेक्रेटरी ने पहले ही मुझे मीटिंग में समझाया कि हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ही चाहिए। और तब मेरे ध्यान में आया कि अगर मैं रोज होटल में जाके खाना खाने के लिए, रहने के लिए खर्च करता हूं, तो वो तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और होटल बनाता हूं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसके माध्यम से मुझे और पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और मुझे एक बात मैं अभिमान से कह सकता हूं कि स्वाधीनता के बाद मैं अकेला मिनिस्टर हूं जिसने महाराष्ट्र को 11,975 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस कर दिया, जिसके लिए इंडिया टुडे आज तक ने मुझे सत्कार किया। और ये करते समय कभी पैसों की कमी नहीं हुई। तो एक बात मेरे ध्यान में आई कि हमारा देश बहुत संपन्न है। हमारे देश में एक शक्ति है, ऊर्जा है। सिर्फ एक आवश्यकता थी, वो थी कि इस देश को जोड़ने का काम करने वाला कोई व्यक्ति, उस कहानी जैसा कि एक पिता ऑफिस में आए हुए अपने बेटे को टरकाने के लिए तकलीफ ना हो, इसलिए अपना एक भारत देश का नक्शा उठाता है, उसके टुकड़े बनाता है और उसको बता देता है तू जोड़ते बैठ। पिता को ऐसा लगता है कि 1 घंटा तक तो ये जोड़ नहीं पाएगा। 1 मिनट के बाद बच्चा जोड़ कर आता है। पिताजी पूछता है 1 मिनट में तूने भारत को जोड़ दिया?
मैंने मगर भारत को नहीं जोड़ा, उसके पीछे जो इंसान का चित्र था उसको जोड़ा। भारत अपने आप जुड़ गया। हमारे प्रधानमंत्री जी बस यही काम कर रहे हैं। इस काम में आप सबकी शुभकामनाओं की आवश्यकता है, आपके सदिच्छाओं की आवश्यकता है। आप जहां भी हो, माननीय प्रधानमंत्री जो देश के लिए जो कर रहे हैं उसको आम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जब आप माननीय मोदी जी के विचारों को आगे पहुंचाने का काम करेंगे तो मोदी जी आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं भारत में आगे बढ़ेगी। इसलिए सभी लोग यहाँ आने वालों ने इस विषय को लेकर अर्थ संकल्प को आम व्यक्ति तक पहुंचाना है। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे तो मेरा भी कर्तव्य बनता है आप सभी को शुभकामना दूं। तो शुभकामना मेरी यही रहेगी, यहाँ जितने व्यापारी है, उद्योजक है, वो इस वर्ष जितना इनकम टैक्स भरेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा इनकम टैक्स भरने की क्षमता भगवान गणपति श्री गणेश दे। बहुत बहुत धन्यवाद।